इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आइए आधुनिक भारतीय इतिहास की इस बिसात पर एक बेहद रोमांचक सफर की शुरुआत करते हैं। हम देखेंगे कि कैसे चंद सदियों में कुछ व्यापारिक और कूटनीतिक चालों ने इस पूरे उपमहाद्वीप की तस्वीर ही बदल कर रख दी। जरा सोचिए, आपकी लागत से 60 गुना ज्यादा मुनाफा। बिल्कुल 60 गुना। 1498 में जब पुर्तगाली नाविक वास्को डिगामा भारत से मसाले लेकर वापस यूरोप पहुंचा तो उसे ठीक इतना ही फायदा हुआ था। इसी एक आंकड़े ने पूरे यूरोप में ऐसी खलबली मचाई कि भारत अचानक एक बहुत बड़े इकोनॉमिक मैग्नेट में बदल गया, जिसने तमाम यूरोपीय ताकतों को अपनी तरफ खींच लिया। तो आज की इस चर्चा में हम 5 अहम पड़ावों से गुजरने वाले हैं। पहला, यूरोपीय कंपनियों का आना। दूसरा, भारतीय रियासतों का गिरना। तीसरा, ब्रिटिश राज की नीतियां। चौथा, डलहौजी और 1857 की वो महान क्रांति। और आखिर में जनजातीय और किसान आंदोलन। तो चलिए देखते हैं कि कैसे व्यापारी धीरे धीरे शासक बन बैठे। शुरुआत करते हैं हमारे पहले अध्याय से, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। अब भारत आने का ये सही क्रम जानना काफी दिलचस्प है। सबसे पहले 1498 में पुर्तगाली आए, फिर 1605 में डच, उसके बाद 1608 में अंग्रेज, 1616 में डेनिश और एकदम आखिर में 1667 में फ्रांसीसी। यहाँ एक बहुत ही ट्रिकी लेकिन जरूरी बात है। हालांकि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी डच कंपनी से 2 साल पहले यानी 1600 में ही बन गई थी, लेकिन अगर जमीन पर पहुंचने की बात करें तो डच लोग अंग्रेजों से पहले भारत आ गए थे। अब जरा इस घटना को देखिए। 1748 में लड़ा गया कर्नाटक का पहला युद्ध, सेंट थॉम की लड़ाई। एक तरफ कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन की 10,000 सैनिकों वाली एक विशाल फौज खड़ी है और उनके सामने है मुश्किल से 1,000 फ्रांसीसी सैनिक। कोई भी सोचेगा कि नतीजा क्या होगा, है ना? लेकिन यही खेल पलट गया। उन 1,000 अनुशासित फ्रांसीसी सैनिकों ने 10,000 की उस बड़ी सेना को धूल चटा दी। इस एक लड़ाई ने यह साफ कर दिया कि भारी संख्या बल के सामने मॉडर्न ट्रेनिंग और बेहतर तकनीक हमेशा बाजी मार ले जाती है। आगे बढ़ते हैं अध्याय 2 की तरफ, भारतीय शक्तियों का पतन। बंगाल के नवाब अलीवर्दी खान की एक बहुत ही मशहूर बात है। उन्होंने इन यूरोपीय व्यापारियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा था, यदि उन्हें न छेड़ा जाए तो वे शहद देंगी और यदि छेड़ा जाए तो काट काट कर मार डालेंगी। मतलब ऐसा नहीं था कि भारतीय शासकों को इन विदेशियों के खतरनाक इरादों का कोई अंदाजा नहीं था। वो काफी सतर्क थे, लेकिन विडंबना देखिए कि उनकी ये समझदारी भी उनके साम्राज्यों को ढहने से नहीं बचा पाई। इस पतन की कहानी को हम बंगाल पर हुए कब्जे से सबसे अच्छी तरह समझ सकते हैं। अंग्रेजों ने इसे 3 मास्टर स्ट्रोक में पूरा किया। पहला था 1757 का प्लासी का युद्ध, जो किसी बहादुरी से नहीं बल्कि मीर जाफर की पीठ पीछे की गई गद्दारी से जीता गया। दूसरा था 1764 का बक्सर का युद्ध। ये एक असली आमने सामने की लड़ाई थी जहां अंग्रेजों ने 3 बड़ी भारतीय शक्तियों की मिलीजुली सेना को हरा दिया। और अंत में आई 1765 की इलाहाबाद की संधि, जिसने खेल पूरी तरह खत्म कर दिया, क्योंकि अब अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा का सीधे टैक्स यानी दीवानी वसूलने का लीगल अधिकार मिल गया था। वहीं दूसरी तरफ मैसूर का प्रतिरोध भी कुछ कम नहीं था। अंग्रेजों और मैसूर के बीच 4 भीषण युद्ध लड़े गए। शुरुआत में पहले युद्ध में हैदर अली ने अंग्रेजों को बुरी तरह पीछे धकेल दिया और उन्हें हरजाना देने तक पर मजबूर कर दिया। लेकिन अंग्रेज पीछे नहीं हटे, वो लगातार दबाव बनाते रहे। तीसरे युद्ध तक आते आते टीपू सुल्तान को अपना आधा राज्य अंग्रेजों को देना पड़ा और फिर 1799 के चौथे युद्ध में अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम को बचाते हुए टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त हुए। इसी के साथ मैसूर भी पूरी तरह से अंग्रेजों के कंट्रोल में आ गया। अब आते हैं अध्याय 3 पर, ब्रिटिश राज की नीतियां। जब सत्ता हाथ में आ गई तो अंग्रेजों ने टैक्स वसूलने की एक विशाल मशीनरी तैयार की। जरा इस कवरेज को देखिए। अकेले रैयतवाड़ी व्यवस्था ने ब्रिटिश भारत के 51% यानी आधे से ज्यादा हिस्से को कवर कर रखा था। इसके बाद 30% पर महालवाड़ी और 19% पर स्थायी बंदोबस्त यानी जमींदारी व्यवस्था थी। ये कोई आम टैक्स सिस्टम नहीं थे, ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के सदियों पुराने इकोनॉमिक ढांचे को निचोड़कर अंग्रेजों की जेबें भरने की एक बहुत ही सोची समझी साजिश थी। अब इन तीनों में फर्क क्या था? दरअसल जमीन का मालिक कौन होगा और टैक्स कौन वसूलेगा, ये हर सिस्टम में अलग था। जमींदारी में जमींदार ही मालिक था और वही टैक्स वसूलता था। रैयतवाड़ी में किसान खुद मालिक था और सीधे ब्रिटिश सरकार को टैक्स देता था।
और महालवाड़ी में गांव का मुखिया पूरे गांव से टैक्स इकट्ठा करता था। लेकिन सच कहूं तो नाम चाहे जो भी हो, अंतिम नतीजा सिर्फ और सिर्फ भारतीय किसान का भयंकर शोषण था। इतना भारी टैक्स थोपा गया कि बेचारे किसान अपना टैक्स चुकाने के लिए कर्ज के जाल और साहूकारों के चंगुल में बुरी तरह फंसते चले गए। चलिए बढ़ते हैं अध्याय 4 की ओर, डलहौजी और 1857 की क्रांति। इस क्रांति के पीछे एक जो सबसे बड़ा बारूद था, वो था लॉर्ड डलहौजी का डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी व्यपगत का सिद्धांत। सीधी भाषा में कहें तो अंग्रेजों ने नियम बना दिया कि अगर किसी भी आश्रित भारतीय राजा की मौत बिना किसी सगे बेटे के हो जाती है तो उसका राज्य सीधा ब्रिटिश साम्राज्य में लैप्स हो जाएगा, यानी मिला लिया जाएगा। ये भारतीय परंपरा के गोद लेने के सदियों पुराने अधिकार पर एक बहुत ही बेशर्म हमला था। और बस इसी एक नियम का बहाना बनाकर सतारा, नागपुर और झांसी जैसे बड़े बड़े राज्यों को रातों रात हड़प लिया गया। लेकिन 1857 के उस ऐतिहासिक विद्रोह का कोई एक कारण नहीं था। असंतोष का पूरा पहाड़ खड़ा हो चुका था। अवध को कुशासन का झूठा बहाना बनाकर छीन लेना, नाना साहब की पेंशन झटके में बंद कर देना, भारी भरकम लगान जिसकी वजह से अकाल पड़ रहे थे, और लेक्स लॉकी जैसा कानून लाना जो सीधे सीधे धर्म परिवर्तन को बढ़ावा दे रहा था। और फिर आखिर में वो चिंगारी जिसने इस बारूद में आग लगा दी। नई एनफील्ड राइफलें जिनके कारतूसों में गाय और सुअर की चर्बी होने की बात तेजी से फैली। इन सब चीजों ने मिलकर राजाओं, किसानों और सैनिकों सबको एक ही झंडे के नीचे ला खड़ा किया। भले ही ये विद्रोह अपने अंतिम लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाया, लेकिन इसने अदम्य साहस की जो मिसाल दुनिया के सामने रखी वो वाकई अद्भुत है। रानी लक्ष्मीबाई से लड़ते हुए ब्रिटिश कमांडर जनरल ह्यू रोज ने उनके लिए जो कहा वो उनके प्रभाव को साफ दर्शाता है। उन्होंने कहा था, यहाँ सोई हुई महिला सभी विद्रोहियों में एक मर्द है। ये एक दुश्मन कमांडर के मुंह से निकली बात है जो इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि भारतीय नेताओं की वीरता कितनी असाधारण थी। और अब हमारा आखिरी पड़ाव, अध्याय 5, जनजातीय और किसान आंदोलन। अब ऐसा नहीं था कि लड़ाई सिर्फ राजा महाराजा ही लड़ रहे थे। चंपारण की तिनखटिया प्रथा का उदाहरण ही ले लीजिए। ये इतनी खौफनाक व्यवस्था थी जिसमें अंग्रेजों ने किसानों को मजबूर कर दिया था कि उन्हें अपनी जमीन के 20 में से 3 हिस्से पर नील की खेती करनी ही पड़ेगी। इससे किसानों की कमर तो टूटी ही, साथ ही उनकी उपजाऊ जमीन भी हमेशा के लिए बंजर होने लगी। यही वो दर्दनाक स्थिति थी जिसने महात्मा गांधी को 1917 के उस ऐतिहासिक चंपारण सत्याग्रह की तरफ मोड़ा। इसी तरह अगर हम जंगलों की तरफ देखें तो पूरे देश में कई बड़े जनजातीय विद्रोह सुलग रहे थे, चाहे वो संथाल विद्रोह हो, मुंडाओं का उलगुलान हो या फिर खासी और कोल विद्रोह। इन समुदायों ने अपनी जमीन छीने जाने, जंगलों पर अपने पारंपरिक अधिकारों को खत्म किए जाने और जबरन मजदूरी के खिलाफ डटकर हथियार उठाए। ये क्रांतियां हमें ये याद दिलाती हैं कि मुख्य धारा के राष्ट्रीय आंदोलनों से बहुत पहले ही इन समुदायों ने कितनी बहादुरी के साथ अंग्रेजी हुकूमत की ईंट से ईंट बजा दी थी। तो अंत में एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, क्या अलग अलग कोनों में हुए ये बिखरे हुए और कुचले गए विद्रोह वाकई नाकाम रहे? जवाब है बिल्कुल नहीं। इन तमाम हारों, स्थानीय संघर्षों और कुर्बानियों ने ही मिलकर उस मजबूत नींव को तैयार किया जिस पर 20वीं सदी के उस विशाल और एकजुट राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम की इमारत खड़ी हुई, और उसी ने आखिरकार भारत को आज़ादी दिलाई। तो साम्राज्य की इस शतरंज की बिसात पर चली गई हर चाल और हर मोहरे की अपनी एक अहमियत थी। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।